अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के फर्स्ट हाफ के कर लिए थे और आज हम सेकंड हाफ के शॉर्ट क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे हैं। तो हमने 16 शॉर्ट क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए हैं। आज 17th जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी बारी, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा क्यों होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो फर्दर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसको स्टेटमेंट क्या देंगे, स्टेटमेंट ये देंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट चेंज टू मोनो पॉजिटिव आयन। वो एक पॉजिटिव आयन उसके ऊपर आ जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो चुका होता है। द न्यूक्लियर चेंज इंक्रीज ड्यू टू इम्बैलेंस रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ज़ाहिर बात है वो अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू इम्बैलेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैटाइन, thus for second electron more amount of energy is needed than the first one। तो ये आप स्टेटमेंट इसके अंदर लिखेंगे सारी, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। इसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैग्नीशियम की सिंपल सी एग्जांपल दे लें। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से जो है वो हमें रिक्वायर होती है यहाँ पे। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लगते हैं तो 738 से वो रिमूव नहीं होता, बल्कि वहाँ पे हमें 1451 डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव साइन, हैज़ नेगेटिव साइन बट द सेकंड वन इज पॉजिटिव, वाई। वो कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव साइन रखती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव साइन रखती है, इसकी रीज़न क्या है। तो आप लिखेंगे कि द नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो नेगेटिव आयन बनता है। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज, मोस्टली वहाँ से एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज होती है। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व, सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज नेगेटिव साइन, ये सिंपल सी बात है। लेकिन जो आगे कंसेप्ट है वो ये है कि होएवर व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जो वहाँ पहले मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनसे इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, रिपेल होता है। वो उससे उस जो है वो शेल के अंदर ऐड नहीं होने देते, रिपेल करते हैं उसे। सो उसे वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। सो हैंस एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव। ऑक्सीजन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यूनी नेगेटिव जब आयन बनता है तो -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने लगोगे, डाई नेगेटिव आयन बनाने लगोगे, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपके पास जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसको आपने सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। तो बाकी आप जो ट्रेंड मैंने अभी आपको बताया वो ही है, सेम है। हाउ डज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी इन ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। मोस्टली आपको ये जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या किसी भी तरीके से आप कोई तैयारी के लिए पेपर करते हैं तो उसमें आपको रिवीजन मिलती है सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये ना गिना करें कि आप जो 50 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो रही होती है। हाउ डज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी इन ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम जो हमारे पास है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट आपके पास जो है वो इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो ज़ाहिर बात है जब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो वो कम होंगी, डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप टू बॉटम आपके पास पीरियाडिक टेबल के अंदर डिक्रीज हो रही होती है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन, वाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ अ मेटल।
तो ये बहुत सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी ज़रा गौर से आपने देख लेना है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ क्यों करता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसकी रीज़न ये होती है कि एटॉमिक साइज़ जो आपके पास है वो इसकी पहली रीज़न है। दूसरे नंबर पे आप शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हो कि वो इंक्रीज़ होता है, और इसके साथ साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो रिमूव करना वहाँ से ईजी हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है। वाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल जी, इस कोई शक नहीं है, हम ऊपर भी यही बात कर रहे थे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लूजली अटैच्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके लूज होते हैं, उनको ईजी होता है रिमूव करना। सो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये चीज़ आप बाखूबी जानते हैं। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई डू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, कि बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजेंस का है वो पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू लार्ज मॉलिक्यूल एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि बिकॉज के लार्जर मालिक्यूल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू हायर पोलराइजेबिलिटी। तो टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी जो है वो इस ग्रुप के अंदर इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 7th A एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप वाई, वो कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 7 का टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होता है। तो ये वही बात जो मैं अभी पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आपके सामने रखा था मैंने, जो मैं डिस्कस कर रहा था, वही फैक्टर है कि टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है और वो चेंज होते रहते हैं। वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेज यूजुअली ज़ीरो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। तो इसकी वजह क्या है कि इनके आप बात करते होते हैं बाज़-औक़ात वैकेंसी की, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वैकेंसी की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशन है वो वैकेंसी से है। तो अगर आप नोबल गैसेस की, जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में जाएँ तो वैकेंसी का पता करें ज़रा जाके वहाँ पे, तो कोई वैकेंसी, नो वैकेंसी इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो देयर आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, मुकम्मल तौर पे वो क्या होते हैं, फिल होते हैं। एंड डू नॉट ट्रेंड टू फॉर्म बॉन्ड, डू नॉट टेंड टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फेल होता है। तो इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट इसकी लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो आपका क्वेश्चन पूरा जो है वो हल हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज इन अ पीरियड बट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप। अच्छा, वो पीरियड के अंदर क्या करती है, वेरी करती है, और ग्रुप के अंदर वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। इसकी वजह क्या है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सो वो भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसके अंदर जो है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती रहती है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करती है। डायमंड इज़ अ नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। तो इसके लिए आपको पता है कि ग्रेफाइट जो हमारे पास है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और डायमंड जो पास है हमारे वो लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो बल्की स्ट्रक्चर है, गेंद स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से लेयर स्ट्रक्चर में तो कंडक्टिविटी होती रहती है, लेकिन जो बल्क है, एक गेंद स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। और इसके साथ ही आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। गिव रीज़न दैट हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयंस मोर देन मैग्नीशियम +2 आयंस। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का आपने टॉपिक पढ़ा होगा एंड पे जाके, तो उसके आपने क्या लिखना है जी, ट्रेंड लिखना है। ख़ास तौर पे ये ट्रेंड्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है इस तरह का कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो पे। तो एल्यूमिनियम जब +3 हमारे पास है तो इसका चार्ज ज़्यादा है और साइज़ जो है वो इसका कम है, लेकिन मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम +2 जो है, मैग्नीशियम +2 इट मीन्स Al+3 हैज़ हायर चार्ज टू साइज रेशो
क्योंकि उसका साइज़ छोटा है और चार्ज ज़्यादा है, तो चार्ज टू साइज रेशो उसकी क्या होगी, हाई होगी। दैट्स वाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 इज मोर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम+2। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टेटमेंट बना के, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी देनी है और हाइड्रेशन एनर्जी को डिफाइन भी करना है। ऊपर हम वही बात कर रहे थे, लेकिन इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो आप कौन सी लिखेंगे, द हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव एन इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन कौन सा, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे कि जब आप हाइड्रोजन आयन को वाटर के साथ ट्रीट करते हो, लिक्विड फॉर्म में वाटर है लेकिन वो आपके पास जो है वो H+ जो है वो गैसेस, तो आप इसको जब ट्रीट करते हैं तो आपके पास H3O पॉजिटिव बनता है जो कि एक्वस होता है। यहाँ से एनर्जी जो रिलीज होती है वो 1075 किलो जूल पर मोल होती है, जिसको आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, कि जो यहाँ पे हीट के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। तो इसके लिए व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस हाइड्रोजन आयन आर डिजॉल्व्ड इन वाटर रिजल्टिंग इन इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड यहाँ पे। तो ये साथ में आप नीचे इसको मेंशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज इन अ ग्रुप एंड इंक्रीज इन अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप अभी आपको मैंने बताया कि ये किस चीज़ पे बेस करती है, साइज टू चार्ज रेशो पे जो है वो ये बेस करती है। इसलिए ये हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ग्रुप के अंदर और इंक्रीज करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर इन ऑर्डर एक्सप्लेन। तो ये हमारे पास Al+3 है, Mg+2 है, सोडियम आयन है। तो ये मैं ऊपर क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हैलाइड्स, गिव देयर टाइप्स। हैलाइड्स कौन से होते हैं और इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं। और आपको पता है कि हैलाइड्स, हैलोजन, हैलाइड्स, हैलाइड्स, जब हैलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हैलाइड्स कहते हैं। जैसे आपके पास NaCl है, सोडियम के साथ AlCl3 है, एल्यूमिनियम के साथ CCl4 है, कार्बन के साथ। तो इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, टाइप्स इनकी हमारे पास जो 3 है जिनको हम डिस्कस करते हैं, वो आयनिक हैलाइड्स, कोवलेंट हैलाइड्स, और उसके साथ साथ जो पॉलीमेरिक हैलाइड भी आप इन्हें कह सकते हो। और इनकी एक और नेम भी इनके लिए होता है कि ब्रिज टाइप हैलाइड्स इनको कहा जा सकता है। अल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड, गिव रीज़न। अल्कली मेटल्स आयोनिक हाइड्राइड्स क्यों देती हैं, इसकी क्या रीज़न है। तो इसको हमने डिस्कस करना है कि अल्कली मेटल्स के आयोनिक हाइड्राइड्स देने की क्या रीज़न हो सकती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। अल्कली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की और पॉजिटिव आयन बनाने की जो है वो एहलियत होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन इज़ आल्सो हाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन के साथ उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी काफ़ी सारा फर्क है। दैट्स वाई अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो तो आपको पता है कि 1.7 का वो एक रेंज बताई गई आपको, तो उस हिसाब से हो तो हम उसे क्या कहते हैं, आयनिक हाइड्राइड। तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनाएंगे ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स ये गैसेस या फिर वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में, और दूसरा ये मोस्टली नॉन कंडक्टर हैं और डिज़ाल्व भी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिज़ाल्व नहीं होते। ये 2 से 3 आप इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वाटर आयनिक हाइड्राइड दोबारा रिपीट हो गया। गिव एग्जाम्पल दे देते हैं जी यहाँ पे LiH, NaH, KH। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप इसको इसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और ऊपर डेफिनेशन वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डिफाइन कोवलेंट हाइड्राइड विद 1 एग्जाम्पल। तो इसके लिए आपने देखना है कि द हाइड्राइड इन विच हाइड्रोजन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। तो इसके लिए आपके पास जो असल में ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोवलेंट हैलाइड्स हैं यहाँ पे। तो कोवलेंट हैलाइड्स को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना था, लेकिन इसने कोवलेंट हाइड्राइड लिख दिया। तो कोवलेंट हैलाइड की अगर हम बात करेंगे तो द हैलाइड्स इन विच हैलोजन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवलेंट हैलाइड्स। जैसे कि आपके पास SiCl4 है और PCl3 है और S2Cl2 है। तो ये आपके पास कोवलेंट हैलाइड्स की एग्जाम्पल है। तो इसे ठीक कर लीजिएगा, ये कोवलेंट हाइड्राइड की बजाय कोवलेंट हैलाइड्स है। अच्छा,
उसके लिए उसके साथ ही एक और क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट जिंक ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्यों होता है नेचर के अंदर, इसकी बात करते हैं कि एम्फोटेरिक कौन से हैं जी, एसिडिक या बेसिक, जैविक, दोनों। एन ऑक्साइड ऑफ रिलेटिवली लेस electropositivity element like zinc oxide is amphoteric and behave as an acid toward strong base and as a base toward the strong acid। तो स्ट्रांग एसिड के साथ ये बेस का किरदार अदा करता है और स्ट्रांग एसिड के साथ ये बेस का। तो ये उल्ट दोनों एक चीज़ें जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे जिंक ऑक्साइड का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो जिंक सल्फेट बना देता है और उसके साथ साथ वाटर बना देता है। लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो वाटर की मौजूदगी में जो है वो ऐसे कंपाउंड बनाएगा कि जिससे शो होगा कि ये एम्फोटेरिक कंपाउंड होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, वाई द बेसिसिटी ऑफ HA ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीज। एसिडिसिटी इनकी इंक्रीज क्यों करती है ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ग्रुप एक्सेप्ट बेरिलियम एंड द एलिमेंट ऑफ सेकंड बी ग्रुप एक्सेप्ट जिंक, इन दोनों के अलावा फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो ये कब होता है, कैसे होता है, व्हेनेवर दे आर डिजॉल्व इन वाटर दे गिव बेसिस विद द इंक्रीज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। Down the group, the oxides of element of the same group become more and more basic। तो ये 2 से 3 लाइनें इसके अंदर आपको लिखनी पड़ेंगी जिससे आपका आंसर कंप्लीट होगा। Give 2 dissimilarities of hydrogen with first A group element। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की डिसिमिलरिटीज़ कौन सी हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन वो मेटल हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता इजीली, और जो मेटल्स हैं वो उनका तो काम ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते। वो सोडियम जैसा आपके पास है, मैग्नीशियम है, तो एटॉमिक फॉर्म के अंदर होते हैं। हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद द अल्कली मेटल्स। ये दोबारा से वही फर्स्ट ए मीन अल्कली मेटल और वो सेम ही बात हो गई, ठीक है। गिव एनी 2 रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 4th A। ग्रुप 4th A के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी रिजेंबलेंस बताइए। तो हाइड्रोजन भी हाफ फिल्ड होता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, और तो ग्रुप 4 जो है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हाफ फिल्ड होता है क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4th एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और वो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आज का हमारा जो सेकंड हाफ था ये इस चैप्टर का ये कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। इन्हीं में से ही जो है वो क्वेश्चन आने हैं आपके वहाँ पे, तो इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट मैं चैप्टर 2 की वीडियो बनाऊँगा और वो भी मैं आपको यहीं पे ग्रुप के अंदर सेंड करूँगा और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर करता रहूँगा, और यूट्यूब पर जो बच्चे इससे फ़ायदा उठाना चाहते होंगे वो भी इससे उठाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब्दुल हफीज़ बंदेलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।